So welcome back to the revision of economics पार्ट 2। जैसे कि वादा किया था आपसे, पार्ट 1 अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमारा डिस्कशन हुआ था कि 40 मार्क्स, ऑलमोस्ट मोर देन 40 मार्क्स पेपर कवर है और जो हमारा नेक्स्ट 40 मार्क्स है वो अभी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसमें कुछ माइक्रो का भी पार्ट है और मैक्रो का भी हम लोग 2 से 3 चैप्टर डिस्कस करेंगे। बस इतना भी अगर आप कर लेते हो, और पूरा का पूरा चैप्टर भी कवर नहीं है, आप कुछ कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे ना, अच्छी तरह से रीड करेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, देख लेंगे ये पूरा वीडियो ना, तो पूरा का पूरा आपका 80 मार्क्स का पेपर इजीली क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। ओके, तो बढ़े आगे, पार्ट 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछता ही है, और वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आप देखते हो तो देखते ही हवा खराब हो जाती है कि इलास्टिसिटी है, स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है, ग्राफ समझ में नहीं आता है। तो ये अगर आपका प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन अभी का अभी आपके सामने अवेलेबल है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? सबसे पहले तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, नाम समझ लो, ये खुद बता रहा ना, इलास्टिसिटी। सो व्हाट यू मीन बाय इलास्टिसिटी? जो चेंज होता है, विच उसका जो शेप है, साइज है, वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका डिमांड। यस, क्या चेंज हो रहा है? आपका डिमांड चेंज हो रहा है। सो द कांसेप्ट इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या बोल दिया? चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। अब थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू responsiveness to change in demand comparatively to the responsiveness change into the price of the commodity। या फिर परसेंटेज आप डाल दो, या तो फिर प्रोपोर्शनेट आप डाल दो। जो रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंज अपन ने लिया वर्ड, उसकी जगह पे आप परसेंटेज चेंज इन डिमांड लिख सकते हो या प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड भी ले सकते हो। मुद्दा ये है, लॉजिक ये समझ में आता है कि आपका डिमांड जो है वो बदल रहा है, किसकी वजह से बदल रहा है? तो प्राइस की वजह से बदल सकता है, इनकम की वजह से बदल सकता है, किसी और कारण की वजह से बदल रहा है, लेकिन डिमांड बदल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, इकोनॉमिक्स का 3A वाला, जो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का कवर करता है, 10 to 12 मार्क्स का कवर करता है। सो ये हमने डिस्कस किया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 3 अलग अलग तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम ये जो आने वाला टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है। कितना है? 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है। अब इसके नाम में ही देखो यहाँ पे कितना है। नंबर 1, इसको मैंने नंबर 1 दिया है, यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसको नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप किसको नंबर 1 दे रहे हो, सिर्फ आपको ध्यान रखना है 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, वो 5 भी नहीं, आप सिर्फ 3 ध्यान रखना है। बाकी जो 2 है वो आने दूसरे वाले 2 का, यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इस तरह से आपके पास कितने 5 अलग अलग तरीके के क्या है, इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी है। अब सिर्फ नाम ध्यान रखकर आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो। तो सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि ये पॉइंट क्या समझाना चाहता है आपको। यूनिट इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज। यस, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज, और ये बोल रहा है चेंज जो है वो यूनिट है। क्या बोल रहा है? चेंज जो है वो यूनिट है। अब यूनिट का मतलब होता है 1, मालूम है क्या? यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिट का मतलब यूनिफॉर्म होता है, यूनिट का मतलब सेम होता है। तो आप अगर ये नाम अगर आप याद रख लो, यूनिट इलास्टिक डिमांड, तो इजीली इसका ग्राफ बन जाता है, और इसका ग्राफ बनाने के बाद अपन स्टेटमेंट भी बनाएंगे। देखो, ठीक है, अब यहां पे एक नॉर्मल वाला इलास्टिसिटी है। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल इलास्टिसिटी, जहां पे यहां पे मैं P कंसीडर करता हूं और यहां पे Q कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, ये आपने डिमांड में भी देखा होगा, ये आपने सप्लाई में भी देखा होगा कि y एक्सिस, कौन सा एक्सिस? y एक्सिस इज फॉर प्राइस एंड x एक्सिस इज फॉर Q। अब आगे डिस्कस ये नहीं बताऊंगा, ठीक है, सीधा मुद्दे पे आएंगे अपन। तो यहां पे मेरा एक P है, 0 to P है और 0 to Q है। ओके, अब यहां पे क्या होगा, मेरा डिमांड जो है वो चेंज होगा। कहां से चेंज होगा? समझो प्राइस अगर कम हो जाता है, प्राइस 50% पे डाउन हो जाता है, इसका हाफ मैंने कंसिडर कर लिया, तो ये कहना चाहता है, थोड़ा सा और हिसाब से लेते हैं, ये हो गया मेरा हाफ। तो ये कहना चाहता है कि जो चेंज है, जो इलास्टिसिटी है, जो चेंज है वो इक्वल चेंज हुआ है। तो अगर ये हाफ से कम हुआ है तो ये हाफ से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो चेंज दिखना चाहिए ना, ये सेम दिखना चाहिए। तो अब इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि चेंज इन प्राइस, ठीक है, या चेंज इन डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू चेंज इन डिमांड इक्वल टू चेंज इन प्राइस।
छोटा सा प्राइस कम हुआ तो थोड़ा सा डिमांड क्या हो गया आपका बढ़ गया। 50-50% ले लो, 100-100% ले लो, ठीक है, जो भी होगा तो जो भी होगा वो चेंज क्या होगा, सेम होगा। सो द पॉइंट इज व्हाट, इलास्टिक डिमांड। कौन सा इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक डिमांड। सो यूनिट इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू चेंज इन डिमांड वेयर परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे आपका डायग्राम भी बन गया और यहां पे आपका स्टेटमेंट भी रेडी हो गया। अब आते हैं यहां पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या डिस्कस करेंगे अपन, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है, जिस तरह से हमने पहले कॉमन एक बनाया था, यहां पे मैं कॉमन एक बना लेता हूं। ये बन गया हमारा एक कॉमन, ठीक है, जहां पे हम यहां पे पी डिनोट कर रहे हैं और यहां पे क्यू, यहां पे हो गया ओ, स्टैंड फॉर ओरिजिन। ओके डन। अब ये क्या बोल रहा है, रिलेटिवली मतलब प्राइस और डिमांड थोड़ा सा रिलेटिवली इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब थोड़ा चेंज होता है, ठीक है, यहां पे क्या है, इलास्टिक है मतलब चेंज हो रहा है। क्या बोला, इलास्टिक मतलब चेंज हो रहा है। रिलेटिवली मतलब लगभग लगभग फर्क पड़ेगा, प्राइस में भी फर्क पड़ेगा और डिमांड में भी फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा करूं कि प्राइस थोड़ा कम हुआ, इलास्टिक है ना, तो डिमांड ज्यादा चेंज होगा। क्या बोला, रिलेटिवली जितना प्राइस थोड़ा सा कम होगा तो डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। कैन यू सी, अगर आपने डिफरेंस समझ में आया होगा कि देयर इज चेंज इन डिमांड इज मोर। क्या सेंटेंस यूज किया, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू चेंज इन डिमांड व्हेन द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन प्राइस। तो यहां पे चेंज इन डिमांड ज्यादा है और चेंज इन प्राइस ज्यादा कम है। तो ये हो गया P से P1, ये हो गया Q से Q1। इज दैट क्लियर। और यहां पे फ्री हैंड से दोनों को क्या कर देंगे अपन, जोड़ देंगे। होप आपको समझ में आया कि हमने क्या यहां पे लाइन यूज किया। इज दैट क्लियर। तो क्या था, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द चेंज इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चेंज है वो ज्यादा है क्योंकि डिमांड जो है वो इलास्टिक है, मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये वाले पॉइंट पे देखो क्या लिखा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि चेंज इन डिमांड जो है वो कम है, इनइलास्टिक है ना, इनइलास्टिक मतलब कम चेंज होगा या तो फिर नहीं चेंज होगा, लेकिन रिलेटिव बोल रहा है मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है, यहां पे अब हमको क्या समझ में आएगा, ये हमारा कॉमन हो गया P और ये Q। क्लियर। अब क्या करना है अपने को, ये P हो गया। अब प्राइस में ज्यादा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, प्राइस में क्या कर दिया, ज्यादा चेंज हो गया, यहां पे ये डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, और डिमांड में मैंने कम चेंज लाया। तो जब प्राइस थोड़ा सा ज्यादा चेंज हुआ तो डिमांड थोड़ा कम चेंज हुआ, Q से Q1 हो गया। सो व्हेन, अब इसका स्टेटमेंट, अब ये कैसे ध्यान रहेगा आपको कि ये कम रखना है, तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। क्या बोला, रिलेटिवली इनइलास्टिक। अब व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, when the percentage change in demand is less, क्या वर्ड यूज किया, when the percentage change in demand is less than the percentage change in price of the commodity, या तो फिर आप स्टेटमेंट बदल दो, when the percentage change in price is more, when the percentage change in price is more than the percentage change in demand। तो मुद्दा यह है कि प्राइस ज्यादा चेंज हुआ है और डिमांड जो है वो कम चेंज हुआ है। इज दैट क्लियर। तो ये बन गया आपका रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तीन कवर कर लिया अपन ने, कौन कौन सा, यूनिट इलास्टिक डिमांड जहां पे चेंज सेम होता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड जहां पे डिमांड ज्यादा चेंज हुआ, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड जहां पे डिमांड जो है वो कम चेंज हुआ। अब हमारे पास क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या देख रहे हैं अपन, परफेक्टली इलास्टिक। फिर से हमारे पास एक कॉमन आ गया, दैट इज P एंड Q। डन। क्या आ गया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहना चाहता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहता है कि आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक है और एकदम परफेक्ट है। इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, प्राइस कांस्टेंट, और आपका डिमांड कितना भी बदल जाएगा तो ये लाइन एकदम एक्सटेंड हो जाएगा। यहां पे देयर इज नो चेंज इन द प्राइस, और डिमांड कभी Q1 हो जाएगा, कभी डिमांड कम हो जाएगा तो Q2 हो जाएगा। Is that clear? So when there is no change in demand, when there is no change in price, or when there is slight change in price, ऐसे भी लिख सकते हैं, when there is slight change in price and infinite change in the demand। फिर से एक बार बोलता हूं, when there is slight change in price of the commodity and comparatively infinite मतलब unlimited change in demand, कितना भी डिमांड बदल रहा है, कितना भी डिमांड चेंज हो रहा है, so it is called as परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड कितना भी चेंज हो सकता है विद द स्लाइट और नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब ये इनइलास्टिक से क्या समझ में आया, इनइलास्टिक से ये समझ में आया कि डिमांड चेंज होने वाला नहीं है, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए।
ओके तो यहां पे आ गए हम लोग हमारे कॉमन के साथ फिर से, ये हो गया P और ये हो गया Q। इज दैट क्लियर? अब यहां पे ये बोल रहा है कि डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, मतलब ये वाला लाइन जो जाएगा वो सीधा सीधा जाएगा, यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आपका प्राइस कम भी हो सकता है, आपका प्राइस बढ़ भी सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा प्राइस जो 0 to 100 था, वो 0 to 50 भी हो गया तो भी नो चेंज इन द डिमांड, और बढ़ भी गया तो भी नो चेंज इन द डिमांड। इज दैट क्लियर? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सो व्हेन देयर इज no change in the demand with a change in price, when there is no change in the demand with the respective change in the price of the commodity, it is known as perfectly inelastic demand। होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका ही एक कंसेप्ट है जहां पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। एक तो वो आएगा, ये भी आ सकता है, ठीक है, जस्टिफिकेशन ही एग्री डिसएग्री में आ सकता है, कहीं भी उसको यूज कर सकता है। ओके तो क्या है हमारे पास? प्राइस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी हमने देखा कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, या किसी की वजह से भी चेंज हो रहा है। तो अब हमारे पास जो डिमांड है वो तीन अलग अलग चीजों से बदलता है। सबसे पहले तो प्राइस की वजह से बदलता है। सो चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो हमने देखा है, डिमांड चैप्टर आपने पढ़ा है, करेक्ट ना? तो डिमांड जो बदलता है वो किससे बदलता है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर से भी बदलता है। ओके और टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे ना तो उसके नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, जिसको y से डिनोट किया जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ बी। ये जब पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? तो फिलहाल हमने क्या देखा कि डिमांड जो चेंज होता है वो प्राइस की वजह से चेंज होता है, डिमांड जो चेंज होता है इनकम, कंज्यूमर के इनकम से बदलता है। तो अगर पहले कम कमा रहा था लेकिन अभी मैं ज्यादा कमाने लगा हूं तो मेरा डिमांड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज change in demand due to the change in the income of the consumer, it is called as income elasticity of demand। and cross elasticity का मतलब क्या होता है? अब cross elasticity ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि cross elasticity is the change in demand of x commodity ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ y कमोडिटी, मतलब दो अलग अलग कमोडिटी, इसलिए इसको बोला जाता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के चेंज होने की वजह से दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो x प्रोडक्ट है जिसका क्या बदल गया? प्राइस बदल गया, और y प्रोडक्ट है जिसका क्या बदल गया? डिमांड बदल गया। और ये हमने किसमें पढ़ा था? डिमांड के डिटरमिनेंट्स में भी पढ़ा था। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। 10 से 12 मार्क का इसका भी वेटेज है और एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना? समझे वाली बात है। मार्केट के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? मार्केट। नो व्हाट डू मीन बाय मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, ठीक है? तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे चीजों को खरीदा और बेचा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स में पैसे से उसको खरीदा और बेचा जाता है। अब हम आगे बढ़े तो उसका क्लासिफिकेशन है। अगर आ जाता है तो लॉटरी है, बिना पढ़े आप इस चीज को क्या कर सकते हो? आराम से लिख सकते हो कि मार्केट को क्लासिफाई अगर किया जाए तो प्लेस के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। When the goods and services bought and sold in the local area within the political boundary of a nation is called as लोकल मार्केट। ज्यादा फास्ट हो गया क्या? स्लो करके देख लेना। When the goods are लोकल एरिया, ये लोकल एरिया में, ये विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री है, एंड दिस इज बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्री। जब आप ट्रेड कर रहे हो, आप आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बियॉन्ड द पॉलिटिकल बाउंड्री लेके जा रहे हो, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मार्केट। अब टाइम की बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइम है। एक ऑब्जेक्ट इसमें पूछ सकता है कि वेरी शॉर्ट टाइम मतलब फ्यू डेज या फ्यू वीक होता है। शॉर्ट टाइम में लेस देन 1 ईयर होता है। लेस देन 1 ईयर अगर कोई बिजनेस सेटअप करता है छोटे मोटे टाइम के लिए तो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टाइम मार्केट। फ्यू इयर्स के लिए, कुछ 2 साल 3 साल के लिए आपने क्या बिजनेस सेटअप किया या मार्केट में आप गुड्स बना के बेच रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टाइम और वेरी लॉन्ग टाइम, मोर देन 5 इयर्स। तो यहाँ पे फ्यू इयर्स है, 3 ईयर, 2 ईयर, 4 इयर्स, 5 ईयर से कम होना चाहिए और ये 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। कौन सा? वेरी लॉन्ग टाइम। डेट याद रहेगा क्या? टाइम याद रहेगा क्या? वेरी शॉर्ट टाइम है, फ्यू डेज है। शॉर्ट टाइम है, विद इन 1 ईयर है। लॉन्ग टाइम है, विद इन 5 इयर्स है। वेरी लॉन्ग टाइम है तो क्या है? मोर देन 5 इयर्स है। कंपटीशन के बेसिस
बेसिस पे अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं मार्केट को, तो दो अलग अलग तरीके से कंपटीशन मार्केट में आपको देखने को मिलता है। नंबर वन तो है परफेक्ट कंपटीशन। कैसा कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन। और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? इम्परफेक्ट। तो अब इसमें इम्परफेक्ट में मोनोपोली आता है, ओलिगोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है। अब ये सब क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम में आता ही आता है और पढ़ने के लिए ना एकदम सिंपल है, एकदम इजी बेसिस पे क्या हो जाता है, समझ जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें हम मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हमने देखा है कि मार्केट है ना कैसा है, तो परफेक्ट कंपटीशन है। कैसा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन है। तो अब परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा डेफिनेशन है उसका। परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट प्लेस, यस, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर डीलिंग विद द होमोजेनियस गुड्स, डीलिंग विद द होमोजेनियस गुड्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी बिजनेस कर सकता है और कोई भी बिजनेस छोड़ के जा सकता है। इफ द बिजनेस इज नॉट मैनेजेबल, इफ द बिजनेस इज लॉस मेकिंग, इफ द बिजनेस इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द बिजनेसमैन, तो वो बिजनेस बंद करके चला भी जा सकता है। उसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। सो दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जैसे अगर आपने एक डेफिनेशन याद कर लिया ना, तो उसके सारे फीचर्स के पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। सो इट इज अ मार्केट, it is a market, perfect competition is the marketplace where there are large number of buyers, single buyer cannot control or cannot influence the market, कि मैं जा तेरे से नहीं खरीदता, तेरे से नहीं खरीदता तो और भी है, तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। जिस तरह से एक बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, उसी तरह से सिंगल सेलर भी मार्केट को क्या कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड दोस सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आपको इस मार्केट से मिलेगा। सो द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस परफेक्ट कंपटीशन इज व्हाट, होमोजीनियस गुड्स। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो भी मार्केट में वो गुड्स बेच रहे हैं उन सबका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। शेप, साइज, कलर, पैटर्न, डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांड, सब कुछ आपको एक दुकान छोड़ के दूसरे दुकान छोड़ के तीसरे, हर जगह पे। मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि सर जो मैं बेच रहा हूं वो आपको इधर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा बोलने वाला व्यक्ति मिल गया ना, चुपचाप उसकी दुकान से निकल जाना। उस जो भी बिजनेसमैन है उसका आप नहीं सुनेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज नाउअडेज आपको हर शॉप पे, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको उसका क्लोज भी नहीं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस गुड्स। अब एंट्री नेक्स्ट की बात करें, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो ऑब्वियसली है कि आप बिजनेस मार्केट में आपका कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो और फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट मतलब क्या बाकी से पैसा लेते हैं क्या? तो नहीं, गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह का प्रेशराइज नहीं करते। होप यू हैव लर्न द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इन 11th स्टैंडर्ड। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, रिमेंबर 1991 में हमने हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था और हमने उसमें अडॉप्ट किया था लिबरलाइजेशन which give liberty to the business organization कि आप आपके हिसाब से बिजनेस जितना करना है आप कर सकते हो। इफ इट इज मैनेजेबल विद द मेयर परमिशन, आप छोटे मोटे परमिशन के साथ जो जनरल गाइडलाइंस है वो फुलफिल करके आप क्या कर सकते हो, बिजनेस को रन कर सकते हो। तो देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। इसका मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट किसी तरह से प्रेशराइज नहीं करेगा आपको, और दूसरा कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है जो आपको किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करेगा कि बिजनेस कंटिन्यू कर या बिजनेस बंद करके चले जा। ओके, सो सिंगल प्राइस, ये इसका बेस्ट, ये बेसिक फीचर है किसका, तो परफेक्ट कंपटीशन का। जो प्राइस रूल होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है। तो इसका मतलब ये है कि सारे कस्टमर को क्या चार्ज करते हैं, सेम प्राइस चार्ज करते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना, मोनोपोली में होता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द परफेक्ट मार्केट कि आप कस्टमर के साथ अलग अलग टाइम के साथ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट के लिए सेम कस्टमर को, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग समय में सेम ही प्राइस चार्ज किया जाएगा। दैट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्राइसिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए बात करें तो परफेक्ट नॉलेज। एवरी बायर एंड एवरी सेलर हैव द परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग कंडीशन, अबाउट द मार्केटिंग क्वालिटी, अबाउट द क्वांटिटी। हर एक चीज के बारे में क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। किसको, तो कस्टमर को भी है और सेलर को भी है। सो वन कैन नॉट चीट कि यार उसके पास तो इतना सस्ता मिल रहा है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो। तो सीधा सीधा आपको जवाब मिलेगा, क्या पता है, जा उसके पास से ले ले, क्योंकि ही आल्सो नो, द सेलर आल्सो नो एंड बायर आल्सो नोज कि सबको, ईच एंड एवरीवन हैविंग द परफेक्ट नॉलेज। अब सेलर अगर आपको ऐसा बोलते दिखाई दिया कि जो मैं बेच रहा हूं आपको मेरे अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा, तो फिर आपको भी पता है कि वो उल्लू बनाने का काम कर रहा है। ओके, तो परफेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि ध्यान रखना क्या है, प्राइस टेकर। क्या बोला, प्राइस टेकर। द परफेक्ट, द पर्सन, द बिजनेसमैन, द प्रोड्यूसर, द सेलर इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द प्राइस टेकर। व्हाटएवर, जो भी वो बेच रहा है मार्केट में
जो प्राइस कस्टमर देने के लिए रेडी है, बार्गेन करते हैं ना अपन, बार्गेन करते हैं, वो यहाँ पे बार्गेन करके दिखाओ। मोनोपोली में, मोनोपोली वाला, मोनोपोली से बार्गेन करेंगे ना, वो आपको वहां पे खड़ा ही नहीं रखेगा, बोलेगा मुझे बेचना ही नहीं है। तो वो जो प्राइस बोलता है ना, उसमें आपको खरीदना पड़ता है। इसमें है प्राइस मेकर जो बोलेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो यहाँ पे पॉइंट पड़े ना, सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे लेकिन ऑपोजिट है। सो इट इज ऑल्सो ऑपोजिट इन नेचर, बोथ आर ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं? प्राइस टेकर, the businessman, the organization who are in the perfect competition, they are the price टेकर। जो जैसा बार्गेन होता है, जैसा कस्टमर बोलता है कि मुझे इतना ही जमेगा, तो इस तरह से प्राइस टेकर कंसिडर किया जाता है। एंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक छोटा सा वर्ड है वहां पे टेक्स्ट बुक में, ध्यान रखना, लेजेस फेयर पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको? लेजेस फेयर पॉलिसी का मतलब होता है लिबर्टी। तो गवर्नमेंट हैज गिवन द लिबर्टी टू द प्रोड्यूसर, द मैन्युफैक्चरर, द मार्केटर्स। उनको कंप्लीटली फ्रीडम है कि आपको जैसा बिजनेस करना है, जिसके साथ बिजनेस करना है, जिस क्वांटिटी में बिजनेस करना है। जस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी नहीं चाहिए। बाकी आपको जैसा बिजनेस करना है, जो प्राइस रखना है, जो क्वांटिटी रखना है, यू कैन डिसाइड योर ओन। तो जितने भी बिजनेस डिसीजंस होते हैं, होप यू रिमेंबर द बिजनेस डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हु आर गोइंग टू प्रोड्यूस, इस तरह से 5 से 6 से 7 कुछ तो भी क्या है, बिजनेस रीजंस के क्वेश्चंस है, वो सब के सब आज प्रोड्यूसर ले सकते हैं। प्रायर टू 1991 जब हमने लिबरलाइजेशन अडॉप्ट नहीं किया था, तो हमको क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन यहां पे अभी किसी भी तरह का गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोनोपोली, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दी परफेक्ट कंपटीशन। तो अभी हमारे पास क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर। बायर तो आपके पास मिलेंगे ही मिलेंगे, सेलर का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो सेलर क्या है? सेलर सिंगल है। सिंगल है इसीलिए तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अलावा सामान बेचने वाला, गुड्स बनाने वाला, बेचने वाला कोई भी नहीं है। इंडियन रेलवे इज द मोनोपोलिस्ट इंडिया के अंदर। न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोड्यूसर सिर्फ इंडिया में अकेला ही है जो न्यूक्लियर से पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है, एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, तो 2 ही हमारे पास फिलहाल क्या है? मोनोपोली है। उसके अलावा किसी भी तरह का मोनोपोली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली में लार्ज नंबर ऑफ बायर तो है ही, लेकिन सेलर कैसा है? सिंगल सेलर है। तो ही कैन चार्ज एनी प्राइस टू एनी कस्टमर एट एनी टाइम। वो अपने हिसाब से बिजनेस करता है। ठीक है ना? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो बना के बेच रहा है, आरबीआई इज हैविंग अ मोनोपोली। किस तरह से? आरबीआई इज हैविंग मोनोपोली इन प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स। नोट बनाने को, मल्टीपल करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? नोट्स को, करेंसी को मल्टीपल करने का काम करके देता है आरबीआई। ठीक है, फिलहाल नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, आपको कोई भी सब्स्टिट्यूट मिलेगा नहीं। किसमें? तो मोनोपोली के अंदर। बैरियर टू एंट्री, हो सकता है लीगली बैरियर हो सकता है नेचुरली बैरियर हो। अब नेचुरली बैरियर का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ मोनोपोली एक बार देख लेना। ठीक है ना? नेचुरल मोनोपोली मतलब क्या होता है? तो नेचुरल मोनोपोली मतलब अभी जितने भी गल्फ कंट्रीज है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस है। काय का? तो ऑयल का, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो लोग, तो उनके पास नेचर का सपोर्ट है। ठीक है ना? हम हमारे देश में अगर सोचे कि हमारे देश में भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, तो पॉसिबल है क्या? वो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। हम तो चाहते हैं भाई हमारी जमीन में से भी तेल निकले, लेकिन अपना तेल निकल जाएगा, लेकिन जमीन में से तेल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। तो होगा तो निकलेगा ना, और है भी तो बहुत लिमिटेड है, जो हम क्या करें 10 to 15% एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो बैरियर टू एंट्री है। अलग अलग तरह के बैरियर्स हो सकते हैं। लीगल बैरियर है, जहां पे जैसे कि किसी तरह का किसी ने पेटेंट करवा के रखा हुआ है। ठीक है, किसी ने अगर कोई पेटेंट करवा के रखा है, तो उस चीज को सिर्फ वही यूज कर सकता है। मैं उसका वो नाम या उसका जो बिजनेस पैटर्न है वो नाम मैं यूज नहीं कर सकता, उसे पेटेंट कहा जाता है। तो बैरियर टू यूज है ना, तो बैरियर का मतलब होता है आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे आप एंट्री, बिजनेस मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते। नहीं तो मैं खुद में अपने घर पे नोट बनाने का काम करना चालू कर देता था, लेकिन वो अलाउड नहीं है। मैं वो अपना खुद का ट्रेन बना के, पैसा होना चाहिए उतना, वो अपने खुद का ट्रेन बना के अपन क्या कर दे, चालू कर दे, लेकिन अलाउ नहीं करेंगे। पैसा होने के बाद भी अलाउ नहीं करेंगे। अडानी है, अंबानी है, बहुत पैसा ना, ट्रेन का अपना खुद का चला सकते हैं, लेकिन अलाउ हो क्या? तो अलाउ नहीं है, उनको लीगली अलाउड नहीं है। तो बैरियर है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि मोनोपोली जो होता है ना, वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ही चार्ज डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर एट डिफरेंट टाइम फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग तरीके से वो बिहेव करता है प्राइस के लिए। कंप्लीट कंट्रोल है, मार्केट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है ओवर द सप्लाई। जब वो चाहेगा ना तो ही सप्लाई होगा, आप चाहेंगे तो सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है ना? जैसा उसका मन करेगा वैसा वो बिहेव करेगा, वैसा क्वांटिटी लाएगा, वैसा क्वालिटी लाएगा। अगर आपको खरीदना है तो खरीदो, अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द गुड्स, यू हैव to go without goods. So complete control and the price maker, जो हमने यहां पे डिस्कस कर लिया था कि ये जो प्राइस बोलेगा ना, आप बार्गेन नहीं कर सकते उसे। Whatever the price he is asking for his goods,
whatever the price he is asking for his goods, वो आपको पे करना ही पड़ेगा. If you are comfortable, if you are affordable, तो आप उसको गुड्स खरीदेंगे, नहीं तो वो बोलेगा भाई भाई थैंक यू, हमको नहीं बेचना है, इस तरह से. So these are what? These are the points of मोनोपोली. अब आगे बढ़ते हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. पॉइंट्स भी अगर आप देखेंगे ना तो दोनों का कॉम्बिनेशन है. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है. अब ये क्या कहना चाहता है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब फ्यू सेलर्स होते हैं. कैसे होते हैं? फ्यू सेलर्स है. फ्यू ही सेलर है, फ्यू नहीं तो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर. लेकिन ना परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा सेलर नहीं मिलेंगे. किसके अंदर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर. तो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर. एक सिंगल सेलर या एक सिंगल बायर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. इनके पास जो प्रोडक्ट है ना ये जग से अलग है. क्या है? डिफरेंट एकदम. सो द पॉइंट इज व्हाट? डिफरेंशिएटेड इन द प्रोडक्ट. मतलब हर सेलर, जो भी जितने भी सेलर है ना, उनके पास अपना खुद का ब्रांड होगा, अपने खुद की क्वालिटी होगी, अपने खुद के लोगोस एंड अपने खुद का सब कुछ, अपना खुद का सब क्या करके बना के बेच रहे हैं. लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा. ना तो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ना क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना. क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है. ना तो परफेक्ट है, तो जैसे यहां पे देखा हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यहां पे सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो यहां पे आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट जैसे का तैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसका काम चलाऊ पैटर्न आपको मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? तो जैसे कि एडिडास में एडिबास बना के बेच रहे हैं लोग, तो देख रहे हो आप, ठीक है ना. तो ये है इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट. वैसे का वैसे ही है क्या? नहीं, लेकिन बहुत जमीन आसमान का फर्क है एडिडास में और एडिबास में. फिलहाल फ्री एंट्री एंड एग्जिट जो हमने यहाँ पे पढ़ा कंप्लीट सेम है. तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, आप भी आओ, आपके बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे जो सबसे अनोखा पॉइंट है, अब तक कहीं भी नहीं आया, वो है सेलिंग कॉस्ट. यहां पे भी सेलिंग कॉस्ट नहीं. यहां पे तो सेलिंग कॉस्ट का सवाल ही नहीं होता. सेलिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? गुड्स बेचने के लिए खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, पर्सनल प्रमोशन करना पड़ता है, पर्सनल काउंसलिंग करना पड़ता है, वाउचर्स देने पड़ते हैं, कूपन्स देने पड़ते हैं, डिस्काउंट देना पड़ता है, दुनिया भर का काम करना पड़ता है गुड्स को बेचने के लिए. तो यहां पे भी करना पड़ता है क्या? यहां पे तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन और ईच एंड एवरी सेलर, सबके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है. तो हर कोई अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए, हर कोई अपना कंपटीशन को गेन करने के लिए क्या करता है? सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑकर करता है. एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया. सो दिस इज समथिंग अबाउट द मार्केट. और ये चैप्टर आपके लिए ना 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके डन. तो दैट्स इट. अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसका जो बाकी मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है, यस मैक्रो इकोनॉमी अभी जो भी हमने डिस्कस किया, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें भी जो 4 चैप्टर हमने डिस्कस किए वो माइक्रो इकोनॉमी थे. इसके बाद के जो 2, ये बी वाला पार्ट और ये शायद से 6th वाला चैप्टर है या 5th वाला चैप्टर है, तो ये भी आपके माइक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है. अब इसके बाद एक ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमी के 2 से 3 चैप्टर. ठीक है ना, जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, मैक्सिमम लोग उसको छोड़ के रखते हैं, तो नेशनल इनकम हम डिस्कस करेंगे. कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट एकदम इजी वाला है, कॉमर्स स्टूडेंट हो आपको आना ही चाहिए. और उसके बाद ना पब्लिक फाइनेंस एक चैप्टर है, पब्लिक फाइनेंस एकदम इजी चैप्टर है, समझे वाली बात है सब कुछ, तो वो भी अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. तो ये 2 से 3 चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू. सो बीके के पेपर के लिए, बीके के स्टडी के लिए हमने थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लिया था. अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे टॉपिक को. जैसे कि छोटे से सेशन के पहले आपने देखा था कि हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है इलास्टिसिटी डिस्कस किया, हमने मार्केट डिस्कस किया है. अब जैसे कि उस लेक्चर में कहा था कि हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. सो द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू, हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इसमें. इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, याद रखना, इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं. तो ये एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है जहां पे आपको सीधा क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आज का. एंड आज का जो बीके का पेपर था, ऑसम पेपर था. और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा होगा या जो भी आपका प्रिपरेशन का लेवल होगा, 80 मार्क्स के पेपर में 75 प्लस तो बनता है. जिनके पास भी बेसिक नॉलेज और थोड़ा बहुत उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा या लास्ट के 1 महीने में भी अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो 70 प्लस 75 प्लस कहीं भी नहीं जाता है. सो फिलहाल तो हम फिर से आते हैं इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय है नहीं खराब करने के लिए. हम सीधा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. तो पब्लिक फाइनेंस होता क्या है? ये 2 अलग अलग शब्द है. पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? रेजिंग फंड. फाइनेंस का मतलब है पैसे को रेज करना और पैसे को क्या करना? यूज करना.
कि आप पैसा कहां से ला रहे हो और आप पैसे को किस तरह से क्या करोगे, यूज करोगे। और किसका पैसा है ये पैसा किसका है, पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा मतलब क्या, तो पब्लिक का पैसा मतलब गवर्नमेंट का पैसा। इन शॉर्ट हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट फाइनेंस। तो गवर्नमेंट का जो बजट है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंस है, पैसा रेज कहां से करता है और पैसे को यूटिलाइज कहां पे करता है। ऑल दीज मैनेजमेंट आर कॉल्ड एज व्हाट, पब्लिक फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब पब्लिक फाइनेंस, ये जो गवर्नमेंट है, हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, पैसा लाता कहां से। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो सरकार है बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है, नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है, पैसा बहुत अंधाधुंध पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो वो पैसा खर्चा करने के लिए पैसा आ कहां से रहा है। सो द टॉपिक इज व्हाट, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको कहां पे, तो बोर्ड में। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो वी हैव टू डिफरेंट सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। कौन सा सोर्स है हमारे पास, तो हमारे पास सोर्स है डायरेक्ट सोर्सेस एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज टैक्स सोर्सेस एंड इनडायरेक्ट या फिर नॉन टैक्स सोर्सेस। ऐसे करके गवर्नमेंट दो अलग अलग सोर्स से क्या लाता है, पैसा लाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का दो अलग अलग पार्ट, एक तो इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू में हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कहां से पैसा आता है, तो क्या है, टैक्स सोर्स है, और दूसरा क्या है, नॉन टैक्स सोर्स है। अब टैक्स सोर्स का मतलब क्या होता है, जब एक गवर्नमेंट अपने सिटीजन से जो इंडिया में रहते हैं उनसे क्या लेता है, पैसा लेता है एज अ टैक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स मनी। अब हम जब एक भारत के नागरिक होने के नाते जो इतने सारी सर्विसेज हम किससे ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं, तो उसके बदले में हमारा तो हक बनता है कि हम सरकार को कुछ ना कुछ पैसा दे। दैट इज कैटेगराइज अंडर द टैक्स रेवेन्यू। किसके लिए, सरकार के लिए, और हमारे लिए बन जाता है खर्चा। फिलहाल हम हमारी बात नहीं कर रहे, तो टैक्स सोर्स की बात कर रहे हैं। तो टैक्स रेवेन्यू, इनकम किसका बन गया, गवर्नमेंट का। अब टैक्स भारत सरकार दो अलग अलग कैटेगरी में कलेक्ट करता है। तो कौन सा दो कैटेगरीज है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये दो अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है, टैक्सेस है। कौन से, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम, पर्सनल व्यक्ति अपने पर्सनल इनकम पे क्या भरता है, टैक्स भरता है। दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल टैक्स। दो वर्ड बोलता हूं, ध्यान रखना, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन द सेम पर्सन। क्या वर्ड यूज किया, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस। मतलब जो इनिशियल स्टेज है, पेमेंट करने वाला व्यक्ति और पेमेंट भरने वाला व्यक्ति, मतलब जिसके इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा वो व्यक्ति और जिसको जो टैक्स भरेगा वो व्यक्ति, दोनों व्यक्ति क्या है, सेम होते हैं। 21 के अंदर, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो क्या दो वर्ड का इस्तेमाल किया, इंपैक्ट एंड इंसिडेंस। इफ इट इज ऑन द सेम पर्सन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स, और उसका दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पे इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सम अदर पर्सन। मतलब जो टैक्स भरना चाहिए वो किसको भरना चाहिए, तो सेलर को भरना चाहिए, लेकिन पैसा कलेक्ट किससे करते हैं, पैसा कलेक्ट किससे करते हैं, कस्टमर से पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस जहां पे इंपैक्ट एंड इंसिडेंस आर सम ऑन द अदर पर्सन। अलग अलग पर्सन पे क्या होता है, इंपैक्ट और इंसिडेंस होता है। अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स में आप एग्जांपल ले सकते हो, तो इनकम टैक्स है, पर्सनल टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इज दैट क्लियर। तो ये दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, टैक्स सोर्सेस। नॉन टैक्स सोर्सेस में हमारे पास क्या है, तो सरकार के पास, अच्छा ये एक और इंफॉर्मेशन, भारत सरकार के पास 90 जो भी पैसा फंड रेज होता है, 90% से ज्यादा पैसा जो रेज होता है वो कहां से रेज होता है, तो टैक्स सोर्स से रेज होता है। नॉन टैक्स का ऑप्शन क्या है सरकार के पास, कि बिना टैक्स के भी सरकार के पास पैसा आ सकता है क्या, तो यस, बिना टैक्स के भी सरकार के पास पैसा आता है। नाउ वी ऑल नोज दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज है, वो जो प्रॉफिट अर्न करती है वो सरकार का बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज कलेक्ट करती है सरकार। आपको पता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टीज। रोड, अगर आप रोड पे किसी तरह का रूल अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको टैक्स फाइन भरना पड़ता है अलग अलग तरीके का। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज अलग अलग डिफरेंट वेज में सरकार क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है। तो आपके लिए खर्चा बन गया, लेकिन सरकार के लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। थर्ड कैटेगरी की अगर बात करें तो कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस देने के बाद सरकार क्या चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है। तो वो फीस बन जाएगा उसके लिए इनकम, ठीक है। उसके बाद जो बोरोइंग्स करता है सरकार, क्या करता है, बोरोइंग्स भी करता है, डोमेस्टिक भी बोरो करता है, डोमेस्टिक से भी बोरो करता है, बाहर से भी बोरो करके लाता है। तो उसी तरह से सरकार का और थोड़ा बहुत क्या बन जाता है, पैसा उसके पास रेज हो जाता है। तो इस तरह से नॉन टैक्स रेवेन्यू में, क्या बोला, नॉन टैक्स रेवेन्यू में अपने पास और भी अलग अलग तरीके से क्या आता है, पैसा जनरेट होता है, ठीक है। किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया तो उसके ऊपर भी सरकार को क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो डिफरेंट सोर्सेस हमने क्या डिस्कस किए, किसके, रेवेन्यू के डिस्कस किए, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, आगे क्या है वो हमारे पास। अब ये पैसा आने के बाद सरकार क्या करता है, उन पैसे को खर्चा करता है। अब खर्चा करने के दो कैटेगरीज है, क्या बोला, खर्चा करने के इनके पास क्या है, दो कैटेगरीज है। एक तो
एक तो क्या बन गया, अच्छा 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो दोनों पार्ट है ना, ये दोनों के एक्सप्लेनेशन आपको सेम मिलेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर रेवेन्यू इन नेचर, या बार बार करना पड़ता है। नाउ द बेस्ट एग्जांपल, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार पैसा ला रहा है तो उसको इस्तेमाल कहां कर रहा है, तो उसको ये अलग अलग सोर्सेस है पैसे को इस्तेमाल करने के लिए। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सरकार कहां कहां खर्चा करता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस है, इन सबको मैनेज करने के लिए सरकार को क्या देना पड़ता है, सैलरी भरना पड़ता है, रेंट भरना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर कुछ वगैरह होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही, वो भरना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये जितने भी खर्चे हैं जो मंथली पे करने होते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब सरकार है तो दुनिया भर का उनको क्या करना पड़ता है, असेट क्रिएट करना पड़ता है। जितने भी अभी जीएसटी भवन बन रहा है तो जीएसटी का खर्चा, या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस बन रहे हैं वो सब उसके असेट कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं। रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, ये सब गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो दीज एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ के जो दो एक्सप्लेनेशन है वो इन दोनों पे मैच होते हैं। कैसे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारे चीजें इंक्लूड हो गई जो भी अभी हमने डिस्कस किया। रोड है, ब्रिज है, डैम है, स्काई स्क्रैपर्स है, अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स है, अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, प्ले पार्क है, ये सारी चीजों पे सरकार क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, और वो क्या है, ये सब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी सरकार कुछ करता है क्या, तो यस, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में अगर भारत सरकार ने बाहर देश से किसी से लोन लिया है तो उसके ऊपर भारत सरकार को क्या भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इट कम्स अंडर दी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमारे आजू बाजू में बहुत प्यारे प्यारे देश रहते हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, कभी भी घुसपैठ करता है तो हमको आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, हमारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस में हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये दीज आर कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत सारा हमारा पैसा इसके ऊपर खर्चा करते हैं अपन। तो दीज आर द एक्सपेंडिचर्स का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हिच इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब भारत सरकार जो खर्चा बढ़ाते जा रहा है या खर्चा करते जा रहा है, अब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कई हजार करोड़ का बजट बन रहा है, कई हजार करोड़ का पैसा आ भी रहा है तो कई हजार करोड़ पैसा जा भी रहा है। जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही है उनमें कई हजार, नितिन गडकरी सर को आपने बोलते सुना होगा, यहां से लेकर वहां तक रोड बना रहा हूं, इतने हजार का बजट है। आप अगर आप पालघर एरिया के से अगर वीडियो देख रहे हो तो आपने वारवन बंदर के बारे में सुना होगा, सम 38,000 या 40,000 के रेंज में, 30 to 40,000 के रेंज में 40,000 करोड़ इतना बजट दिया हुआ है उस पोर्ट को। इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा, अभी मुंबई में जो सी लिंक बना है अटल सेतु शायद से, तो उसके ऊपर दुनिया भर का क्या हुआ होगा, खर्चा हुआ होगा। तो ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंडिचर्स है ना, ये एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये अभी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, क्या है, कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। कॉजेस, क्यों पब्लिक जो गवर्नमेंट के खर्चे वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई गवर्नमेंट की एक्टिविटीज बढ़ रही है। आज से 2004 या 2014 की पहले की अगर अपन बात करें तो एक्टिविटी स्लो डाउन थी, मतलब ना तो रोड बनते दिखाई देते थे, ना तो ब्रिज बनते दिखाई दे रहे, ना तो डैम प्रॉपरली वाटर सप्लाई नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन आज की अगर बात करें 2014 के बाद से, 2014 से लेकर 2000 आज हम 24 पे पहुंच गए, 10-15 साल से जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, हर जगह पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है, कहीं पे ब्रिज का काम चल रहा है, कहीं पे मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं पे ट्रेन का काम चल रहा है, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ काम चलते ही रह रहा है, चल ही रहा है। तो एक्टिविटीज अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली खर्चा भी बढ़ेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्यों बढ़ रहे हैं, तो भाई काम बढ़ेगा, काम दिखेगा तो खर्चा तो होगा। उसके बाद रैपिड इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, डिमांड अगर आपने पढ़ा होगा या सप्लाई अगर आपने पढ़ा होगा, डिमांड, चलो डिमांड पे आ जाते हैं। तो भारत सरकार का डिमांड क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा। उनके ऊपर उनकी फैसिलिटीज के ऊपर काम करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ता है। जिस तरह की परिस्थिति फिलहाल चल रही है, तो उस परिस्थिति को संभालने के लिए हमको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए भाई बहुत पैसा सरकार को खर्चा करना पड़ता है। तो पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, भारत सरकार का पैसा उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, एक टाइम था इंडिया वाज कॉल्ड एज अ पुअर कंट्री, एक समय था इंडिया वाज कॉल्ड एज अ पुअर कंट्री। तो और डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात करें
इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट जो डेवलप्ड एरिया है 45% के रेंज में। 45% मतलब आज भी महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट डेवलप्ड स्टेट, ठीक है, और वो भी 50% नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी के अगर सारे स्टेट की अगर मैं बात करूं तो वो तो 25 to 30% अभी भी क्या है, गांव में रह रहे हैं। तो अब क्या है, अब तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं आज से 8-10 साल पहले की बात बता रहे हैं, लेकिन आज का स्टैटिस्टिक्स अगर अपन देखें तो रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, मार्केट कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा बढ़ गए, डेवलपमेंट एक्टिविटीज इतने ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे जो गांव एरिया है वो शहर से कनेक्टेड है, शहर बड़े बड़े शहरों से, मेट्रो सिटी से कनेक्टेड है। तो हर जितने भी जो रूरल एरियाज है, क्या कहा, रूरल एरियाज है, दे आर कन्वर्टिंग इनटू द सेमी अर्बन एरिया एंड सेमी अर्बन एरिया आर गेटिंग कन्वर्ट टू द अर्बन एरिया। और अर्बन शहर में कन्वर्ट होगा, जिसको सिटी एरिया बोलते हैं। सिटी एरिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से जितना ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, मतलब शहर बनेगा, उतना ज्यादा सरकार को क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि फैसिलिटीज के ऊपर काम करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करना पड़ता ही है। मुंबई चले जाओ, हर जगह पे काम चल रहा है, कहीं रोड का काम चल रहा है, कहीं ब्रिज का काम चल रहा है, कहीं मेट्रो का काम चल रहा है, कहीं रेल का काम चल रहा है, लेकिन काम चल रहा है भाई, पैसा खर्चा कर रहे हैं मजबूत, ठीक है। इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर, फिर से एक ये पॉइंट है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमको डिफेंस के ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता है। उसके पीछे के रीजन हमारे आजू बाजू के प्यारे से देश, कभी चाइना घुसपैठ कर लेता है, कभी पाकिस्तान, अभी तो भी शांत कर दिया है मोदी जी ने, लेकिन फिलहाल है ना, जितने भी हमारे आजू बाजू के देश है उनको कंट्रोल में रखा हुआ है ना, ताकि अपने हद में रहे। हमारे पास भी बहुत सारा आर्म्स एंड एम्युनिशन है, वॉट एवर द रीजन इज, ठीक है ना। अगर आप कुछ बोलोगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। तो हम डिफेंस पे बहुत ज्यादा हमने क्या किया है, खर्चा किया है, और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना लिया है। तो डिफेंस के ऊपर खर्चा कर रहे हैं हम। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को मतलब इलेक्शन मेंटेन करवाने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए बहुत ज्यादा देश में क्या होता है, खर्चा होता है। और इलेक्शन हो रहा है मतलब डेमोक्रेसी मेंटेन है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर सरकार को खर्चा करना पड़ता है। इन्फ्लेशन, होप यू नो द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। क्या मतलब होता है इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब डे बाय डे जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें महंगी होती जा रही है, तो सरकार का पैसा भी क्या होते जाएगा, और ज्यादा जाता जाएगा। मतलब परचेसिंग पावर इंसान की या सरकार की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहले लाख रुपए का बहुत वैल्यू था, लेकिन आज लाख रुपए का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है इन द सेंस परचेसिंग पावर। आज से 10-15 साल 20 साल पहले अगर लाख रुपए में कई सारी चीज आ सकती थी, तो आज लाख रुपए में वो सारी चीज आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। हर साल 6-8-10% से आपका अपने कंट्री का क्या बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन, मतलब प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो खर्चा भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, होप यू नो द इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देनी पड़ती है, मशीनरीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उनको फैसिलिटीज देना पड़ता है। अब जो पोर्ट बनने का जो रीजन है वो यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाना है, हमको क्या बढ़ाना है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाना है, जिसकी वजह से अपने को खर्चा करना पड़ रहा है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। होप यू नो दिस पॉइंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, मतलब अनसर्टेनिटीज, नेचुरल भी हो सकती है, मैनमेड भी हो सकती है। जो कसाब वाला जो सीन हुआ था वो मैनमेड डिजास्टर था, बहुत डेथ हुए थे। और बीच में अगर आपने केरला में सुना होगा तो पूरा का पूरा जो माउंटेन था वो फॉल हो गया था पूरा का पूरा, जिसकी वजह से बहुत सारे क्या हुए थे, डेथ हुए थे। तो उसका रेस्क्यू करना, उनके ऊपर जो भी है मेडिसिन का खर्चा, उनको रिहैबिलाइजेशन का खर्चा, मतलब उनका सेटलमेंट का खर्चा करवाना, उनका फूड का खर्चा करवाना, ये सब सरकार को करना पड़ता है। जिसके घर में डेथ हुआ है उनको कंपेंसेशन दिलवाना सरकार को करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, अब लैंडस्लाइडिंग हो गया, उसके बाद अर्थक्वेक है, ड्रॉट है, फ्लड है, ये सारी चीजें भी होती रहती है। तो सरकार को इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अब एकदम रिसेंट की बात करें तो अगर आपने महाकुंभ का सुना होगा तो महाकुंभ में भगदड़ की वजह से कई लोगों की जानें चली गई, कहीं कुछ फायर ब्रेकआउट हुआ था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो इस तरह से अब क्या किया, सरकार को उनको कंपेंसेशन देना पड़ा। तो ऐसी चीजों में भी सरकार का पैसा खर्चा होता है। तो किसी भी तरह का डिजास्टर अगर होता है तो उसको मैनेज करने के लिए सरकार को खर्चा करना ही पड़ता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो सरकार डे बाय डे, ईयर बाय ईयर क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स। किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, डेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेट, डेट का मतलब होता है क्या, डेट का मतलब होता है कर्जा, लोन लेना। अब सीधी सी बात है कि सरकार है तो सरकार को लोन तो लेना पड़ता है। इसके चलो ये बजट उसके पहले डिस्कस करते हैं, तो फिर डायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि डेट
क्या कैसे अराइज होता है डेट। तो अब ये क्या है, हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बजट। तो अभी बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब सरकार का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक स्ट्रेट लाइन में हम डिस्कस कर लेते हैं उसको कि एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज बजट। क्या बोला? एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज बजट। कितना पैसा मेरे पास एक साल भर में आ सकता है? बजट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना। जैसे कि अभी श्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया इस शायद से गए महीने में, नहीं इसी महीने में, फरवरी में ही, ठीक है ना। आज 28 ही है, यस आज 28 है। तो इसी महीने में फरवरी में क्या किया था? बजट अपना प्रेजेंट किया और डिफरेंट सेक्टर्स को फंड अलोकेट किया, ठीक है ना। हम इतना हमारे पास पैसा आ रहा है या आने वाला है और इतना पैसा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स को क्या कर रहे हैं? हम अलोकेट कर रहे हैं। तो हमारा बजट किस तरह का होता है? अगर इससे पहले की बात करें, 70s 80s 90s की बात करें, तो हमारा जो बजट होता था ना, बजट वो हमेशा डेफिसिट होता था। इसीलिए पॉइंट नंबर 1 हमारे पास क्या है? डेफिसिट बजट है। तो डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है? तो डेफिसिट बजट इज अ बजट वेयर गवर्नमेंट इनकम आर लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। खर्चा बहुत ज्यादा होता था, इनकम क्या होता था? कम होता था। अब उसके पीछे का कारण क्या था? हमारे पास खुद पहले पैसा नहीं था। 1947 के बाद से जब आजादी हुआ, उसके पहले अंग्रेज, उसके बाद पाकिस्तान, तो हमारा पैसा तो ऐसे बढ़ गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर, उसमें हमारा पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होता था। ऊपर से इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो डाउन होने की वजह से हमारे पास पैसा था नहीं। तो अब क्या करेंगे? पैसा तो हमारे पास था नहीं। 1985 की बात है, थोड़ा सा और डिटेल में चलता हूं। 1985 87 80 की बात है, 80s की बात है, जहां पे इंडिया हैज ऑलमोस्ट डिक्लेयर एज फाइनेंशियल क्राइसिस कि हमारे पास अब पैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो राजीव गांधी जी, इन्होंने 85-87 तक प्लान किया कि हमारे देश के अंदर क्या आना चाहिए? एलपीजी आना चाहिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड एलपीजी इन द ईयर ऑफ 1991। और उसका जो यूज हुआ है वो आप सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट वो डिसीजन था एलपीजी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो फाइनेंस प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और उसके पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो राजीव गांधी थे उनका असैसिनेशन हो चुका था तब तक, ठीक है। फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं, फिर से डेफिसिट बजट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। डेफिसिट बजट, तो डेफिसिट बजट वो बजट होता है जहां पे इनकम कम होता है और खर्चा बहुत ज्यादा होता है। और अगर बैलेंस की बात करें तो फिर जैसे जैसे हमने अपने आप को इंप्रूव किया, तो ये ऐसे सिचुएशन था जहां पे हम देश के डेवलपमेंट एक्टिविटी पे काम कर रहे थे, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, तो हमारा बजट तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट क्या होता है? वेयर एस्टिमेटेड इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू योर इनकम इज इक्वल टू योर expenditure. So when government's estimated income is equal to the government expenditure is called as balanced budget. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनका यही हाल होता है, और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है उनका ये हाल होता है। ये हाल मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। क्या पॉइंट है? सरप्लस बजट। अब सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस बजट वो बजट होता है वेयर द गवर्नमेंट्स इनकम आर हायर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हमारा बजट क्या है? सरप्लस है। अब सरप्लस है या डेफिसिट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेफिसिट है, पैसा